18 अगस्त 2026। आए पते हैं आज की न्यूज़ के बारे में आंसर राइटिंग पढ़ेंगे दोस्तों कि पीटी और मेंस के लिए दोनों आंसर राइटिंग लिया, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है और पीआईबी से लिया गया है। आइए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर है और पीटी और मेंस के लिए कि पहला है कि जनसंख्या की लाभांश या डेमोग्राफिक डिपेंड के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। इसका अर्थ है कि कार्यशील वायु वर्ग या 15 से 64 वर्ष की जनसंख्या में वृद्धि होना और भारत वर्तमान में अपनी जनसंख्या के इस संक्रमण लाभ की स्थिति में है और इसका दोनों हो जाएगा दोस्तों, दोनों सही है। अगला पढ़ते हैं कि इसमें बोला गया कि दोस्तों जैसे इसका कार्य या कार्यशील जो वर्ग है दोस्तों 15 से 64 वर्ष की जनसंख्या में वृद्धि, इसमें बोला गया कि डेमोग्राफिक अर्थ होगा, डेमोग्राफिक डिपेंड का अर्थ है कि जैसे 15 वर्ष से लेकर 64 वर्ष की जनसंख्या और उसके बोला गया कि भारत में वर्तमान अपनी जनसंख्या की इस संक्रमण के लाभ की स्थिति क्या है, ये दोनों सही है। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि युवा शक्ति को भारत के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे बड़ा उत्प्रेरक माना गया है और हालांकि इस क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए केवल रोजगार नहीं बल्कि शिक्षण संस्थानों में बौद्धिक स्वतंत्रता और भयमुक्त वातावरण अनिवार्य है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, 250 15 की है। भारत के लगभग 65% जनसंख्या या कार्यशील वायु वर्ग या 15 से या 59 वर्ष में है, जो इसे वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा या जनसंख्यिकी या लाभांश या डेमोग्राफिक डिविडेंड प्रदान करती है। विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में इसका युवा शक्ति को मुक्त उत्प्रेरक या कैटेलिस्ट स्वीकार किया गया है। और मुख्य भाग है कि युवा शक्ति विकसित भारत का इंजन, नवाचार और उद्यमिता, युवा नए वर्ष स्टार्टअप्स जैसे या फिनटेक या एआई या ग्रीन टेक या तकनीकी समाधानों के माध्यम से आर्थिक विकास को गति दे रहे हैं। वैश्विक कार्यबल आपूर्ति की बूढ़ी होती वैश्विक आबादी के बीच भारत का युवा कार्यबल दुनिया की कौशल आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। केवल रोजगार को क्यों प्राप्त नहीं कि कौशल और गुणवत्ता की कमी, यदि युवाओं को रोजगार मिल भी जाए परंतु वह कम वेतन और कम कौशल या अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला तो वह दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य नहीं सृजित कर पाता है। रटने की संस्कृति या रोट लर्निंग पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था युवाओं को केवल नौकरी पाने योग्यता बनाती है, न कि नव परिवर्तन या इनोवेटर। बौद्धिक स्वतंत्रता और भयमुक्त वातावरण के अनिवार्यता कि आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, जब शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में विचारों की स्वतंत्रता होती है तब युवाओं यथास्थिति पर क्या सवाल उठाते हैं। यही प्रश्न पूछने की बजाय वैज्ञानिक दृष्टिकोण या साइंटिफिक या टेम्पर को जन्म देती है और अनुसंधान और विकास R&D भयमुक्त माहौल में छात्र असफल होने के डर के बिना नए शोध या प्रयोग कर सकते हैं, जो वैश्विक या पेटेंट और नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग सुधारने के लिए आवश्यक है। लोकतांत्रिक मूल्य, शिक्षण संस्थान या समाज का लघु रूप, जहां स्वतंत्र वाद विवाद से सही सुनता, नेतृत्व क्षमता या सामाजिक संवेदनशीलता का विकास होता है, तो जो एक विकसित राष्ट्र के सामाजिक स्तंभ है। समालोचनात्मक पहलू या चुनौतियां, राजनीतिक बनाम या बौद्धिक स्वतंत्रता, कई बार या शिक्षण संस्थानों में या वैचारिक स्वतंत्रता रचनात्मक विमर्श के बजाय राजनीतिक या ध्रुवीकरण या अशांति का कारण बन जाती है, जिससे शैक्षणिक माहौल होता है। अनुसंधान या राष्ट्रीय हित या बौद्धिक स्वतंत्रता की सीमाएं या कहां समाप्त होती है, यह एक जटिल प्रश्न है। स्वतंत्रता के नाम पर राष्ट्रीय संप्रभुता या सामाजिक सौहार्द को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। संसाधनों का अनुभव, केवल भयमुक्त वातावरण ही काफी नहीं, बुनियादी ढांचे या आधुनिक प्रयोगशाला और वैश्विक स्तर के संकाय या फैकल्टी के बिना बौद्धिक स्वतंत्रता भी यह परिणाम नहीं दे सकती है। आगे की यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का प्रभावी कार्यान्वयन, रटने की प्रणाली को बदलकर आलोचनात्मक सोच, बहुविषयक शिक्षा या मल्टीडिसिप्लिनरी और रचनात्मक को बढ़ावा दिया जाए। संस्थागत स्वायत्तता, विश्वविद्यालय को प्रशासनिक और वैचारिक रूप से स्वतंत्र किया जाए ताकि वे बिना किसी बाहरी दबाव के अकादमिक उत्कृष्टता हासिल कर सके। रोजगार परकता या नवाचार का समामेलन, उद्योगों और शिक्षण संस्थानों के बीच तालमेल या इंडस्ट्री एकेडमी या लिंकेज बढ़ाए जाए और ताकि युवाओं की वैचारिक स्वतंत्रता और व्यावसायिक नवाचारों में बदल सके। निष्कर्ष है कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य केवल एक आर्थिक गंतव्य नहीं बल्कि एक प्रगतिशील समाज का निर्माण भी है और युवाओं को केवल आर्थिक उपकरण या इकोनॉमिक टूल्स के रूप में न देकर उन्हें स्वतंत्र विचार बनाना होगा। जब शिक्षण संस्थान भय से मुक्त और ज्ञान से समृद्ध होंगे तो तभी भारत की युवा शक्ति देश को विश्व गुरु या विकसित राष्ट्र बनाने की वास्तविक उत्प्रेरक साबित होगी। आगे पढ़ते हैं। आइए कि पीटी के लिए क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत एथेनॉल या सम्मिश्रण एथेनॉल ब्लेंडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। एथेनॉल सम्मिश्रण से वाहनों से होने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड और अनबर्न हाइड्रोकार्बन से उत्सर्जन में कमी आती है। 7% एथेनॉल या ईंधन पुरानी गैर संशोधित कारों या दो पहिया वाहनों के इंजनों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसका पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि E20 या उस्तर या सम्मिश्रण पुराने इंजनों या रबर कंपोनेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि भारत एथेनॉल सम्मिश्रण नीति ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से सराहनीय है, क्योंकि यह देश की खाद्य सुरक्षा और जल स्थिरता के लिए गंभीर चुनौतियां उत्पन्न करती है। और टिप्पणी कीजिए कि एथेनॉल उत्पादन के वैकल्पिक स्रोतों पर प्रकाश डालिए। 150 शब्द संख्या है। एम इसका मॉडल आंसर की भूमिकाएं भारत का एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम EBP वह 2025-26 का 20% सम्मिश्रण E20 के लक्ष्य के साथ ऊर्जा सुरक्षा और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। ऊर्जा सुरक्षा में लाभ, आयात निर्भरता में कमी, कच्चे तेल के आयात बिल में भारी बचत, विदेशी मुद्रा की बचत, बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण और पर्यावरण लाभ, वाहनों से होने वाले ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन में कमी और चुनौतियां, खाद्य सुरक्षा, वर्तमान में
में एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ना, मक्का, क्षतिग्रस्त अनाज से बनता है और इससे खाद्य फसलों का झुकाव ईंधन की ओर होने से खाद्य मुद्रास्फीति और खाद्यान्न संकट का जोखिम बढ़ता है। और जल स्थिरता, गन्ना और मक्का अत्यधिक जल गहन या वाटर इंटेंसिव फसलें हैं। भारत जैसे भूजल या संकट से जूझ रहे देश में यह जल संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डालता है। एथेनॉल उत्पादन के वैकल्पिक स्रोत की दूसरी पीढ़ी या 2G स्रोत कृषि अवशोषण जैसे पराली, गेहूं का भूसा, बांस, बंजर भूमि पर उगने वाली फसलें। तीसरी पीढ़ी के स्रोत शैवाल या एल्गी या आधारित बायोमास को जो भूमि और मीठे पानी का उपयोग नहीं करते, और नगर निगम अपशिष्ट, ठोस गाड़ी कचरे, औद्योगिक अपशिष्ट के एथेनॉल निर्माण। और निष्कर्ष, दीर्घकालिक सतत विकास के लिए भारत को भोजन और ईंधन या फूड वर्सेस फ्यूल के विवाद के बचते हुए खाद्य सुरक्षा को प्रोवाइड किए बिना 2G या 3G जैसे या गैर खाद्य तकनीकों या कड़ियों को तेजी से अपनाना होगा। पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि भारत में मीठी क्रांति या स्वीट रेवोल्यूशन और मधुमक्खी पालन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। उसमें असत्य बोला गया, जो सत्य नहीं दोस्तों। इसमें एक राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन या शहद मिशन के NBHBM के तहत एक केंद्रीय योजना सही है कि भारत में शहद की प्रति व्यक्ति घरेलू खपत यूरोपीय देशों की तुलना में बहुत अधिक है। दूसरा गलत है दोस्तों। भारत में प्रति व्यक्ति शहद की खपत केवल 37 ग्राम प्रति वर्ष है, जो यूरोपीय देशों की तुलना में बेहद कम है। मधुमक्खियों के कृषि में जब विविधता या परागण बढ़ाने में सहायक है, सही है। भारत अपने बेहद निर्यातों या बाजार का विविधीकरण यूरोपीय देशों की ओर कर रहा है, ये भी सही है। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर केवल शहद उत्पादन तक सीमित नहीं, बल्कि कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा का एक अदृश्य स्तंभ है। इस कथन के आलोक में मीठी क्रांति के समक्ष मौजूद संरचनात्मक या विपणन चुनौतियों का वितरण कीजिए। 250 शब्द 15 किया। आइए पढ़ते हैं। भूमिका 40 शब्द की मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर केवल एक संबद्ध कृषि या गतिविधि नहीं, बल्कि यह पारिस्थितिकी तंत्र की एक रीढ़ है। भारतीय सरकार द्वारा शुरू की गई मीठी क्रांति या स्वीट रिवोल्यूशन का उद्देश्य वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देकर किसानों की आय दोगुनी करना और कृषि उत्पादकता बढ़ाना है। आइए पढ़ते हैं अगला कि कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य स्तंभ लगभग 60%। परागण सेवाएं या पोलिनेशन मधुमक्खियों सबसे बड़ी परागण या पोलिनेटर्स है। यह सरसों या सूरजमुखी या फसलों और सब्जियों और जैसी फसलों में 20% से 40% तक की उपज बढ़ाती है। और खाद्य सुरक्षा या कुशल या परागण से बीजों की गुणवत्ता सुधरती है और जैव विविधता या सुरक्षित रहती है, जो दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। अतिरिक्त आय या छोटे और सीमांत किसानों को फसल खराब होने की स्थिति में एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा कवच प्रदान करती है। मीठी क्रांति के समक्ष या रचनात्मक चुनौतियां, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस लगभग 75 शब्द। वैज्ञानिक ज्ञान का अभाव। अधिकांश भारतीय मधुमक्खी पालन आज भी पारंपरिक और अवैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करते हैं, जिससे उत्पादकता कम होती है। कीटनाशकों या अनियंत्रित उपयोग खेतों में या नियोनिकोटिनाइजेशन, सॉरी दोस्तों, थोड़ा वर्ड का उच्चारण में प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा, कि नियोनिकोटिनाइड से जैसे रसायनों के अत्यधिक छिड़काव से मधुमक्खियों की खोलियां या बड़े पैमाने पर नष्ट हो रही है। खोलियां का या कोलैप्स डिसऑर्डर, जलवायु परिवर्तन, बेमौसम या बारिश से अत्यधिक गर्मी फूलों के खिलने के चक्र को बदलाव में मधुमक्खियों के भोजन या फ्लोरा की उपलब्धता घट रही है। प्रवासन या माइग्रेशन की समस्या, मधुमक्खी बक्सों को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने में परिवर्तन लगातार अधिक आती है और राज्यों के बीच समन्वय की कमी, संस्थागत या सहायता की कमी, गुणवत्तापूर्ण या रानी मधुमक्खियों या क्वीन बीन के प्रजनन केंद्रों और रोगों की समय पर पहचान के लिए तकनीकी ढांचा समिति है। या वितरण या चुनौतियां या मार्केटिंग चैलेंजेस लगभग 50 शब्द के हैं। मिलावटी गुणवत्ता नियंत्रण, बाजार में या सिंथेटिक शुगर या सिरप जैसे राइस या सिरप की मिलावट के कारण वैश्विक स्तर पर भारतीय शहद की साख प्रभावित होती है। मूल्य में उतार चढ़ाव, शहद की कीमतों के लिए कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP या विनियमित बाजार न होने से ये बिचौलियों किसानों का शोषण करते हैं। और परीक्षण प्रयोगशाला की कमी, अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे NMR टेस्ट के अनुरूप के जिला स्तरों पर परीक्षण या प्रयोगशालाओं का भारी अभाव और समिति घरेलू बाजार, भारत में प्रति व्यक्ति शहद की खपत या वैश्विक औसत की तुलना में बहुत कम है। साथ ही यह उत्पादकों जैसे वीबैक्स या रॉयल जेली या प्रोपोलिस के प्रसंस्करण प्रोसेसिंग का बाजार विकसित नहीं है। और सीमित घरेलू बाजार, भारत में प्रति व्यक्ति शहद की खपत वैश्विक औसत की तुलना में बहुत कम है। और साथ ही यह उत्पादकों या जैसे वीबैक्स, रॉयल जेली या पोलिस के प्रसंस्करण प्रोसेसिंग बाजार विकसित नहीं है। निष्कर्ष लगभग 25 शब्द में। मीठी क्रांति को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन NBHM के तहत बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा और मधुमक्खी पालन को केवल शहद या उद्योग के रूप में नहीं, बल्कि देश की कृषि और पोषण सुरक्षा के एक अनिवार्य घटक के रूप में देखा जाना चाहिए। पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि जम्मू कश्मीर के विशेष संदर्भ में आरक्षण नीतियों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका दो सही है कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण वर्टिकल रिजर्वेशन रिजर्व सामाजिक रूप से पिछले वर्गों जैसे SC ST OBC के लिए होता है, पहला सही है। यह क्षैतिज आरक्षण हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की श्रेणी के भीतर अन्य श्रेणियों जैसे महिला दिव्यांगों को प्रदान किया जाने वाला आरक्षण है, दूसरा भी सही है। तीसरा गलत है कि केंद्र शासित क्वेश्चन है कि
कि पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के विशेष संदर्भ में आरक्षण नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण या वर्टिकल रिजर्वेशन सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग जैसे ST SC या OBC के लिए होता है, और क्षैतिज आरक्षण जिसे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन श्रेणी के भीतर अन्य श्रेणियों जैसे महिला दिव्यांगों को प्रदान किया जाता है। और केंद्र शासित प्रदेशों में आरक्षण नियमों को बदलाव करने का अंतिम अधिकार पूरी तरह से संबंधित राज्य विधानसभा के पास होता है। तो इसका आंसर 2 सही है, पहला दूसरा सही, तीसरा सही है, तीसरा गलत है। केंद्र शासित प्रदेशों UT के मामले में विशेष रूप से जहां से कानून व्यवस्था या विशेष प्रशासनिक ढांचे शामिल हो, उपराज्यपाल या LG या गृह मंत्रालय MHA की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगला पढ़ते हैं। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि भारत में आगामी लोकसभा सीटों का या परिसीमन देश में संघीय ढांचे या फेडरल स्ट्रक्चर के समक्ष एक गंभीर दुविधा या प्रस्तुत करता है। इस कथन के आलोक में जनसंख्या नियंत्रण और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के बीच के टकराव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 अब 15 की है। उत्तर की संरचना के लिए मुख्य संकेत है कि प्रस्तावना की इंट्रो है कि परिसीमन की परिभाषा दीजिए और यह समझाएं कि आगामी जनगणना के बाद सीटों का या पूर्ण समायोजन क्यों आवश्यक है और संवेदनशील है। मुख्य भाग बॉडी संख्या दुविधा। दक्षिण भारत बनाम उत्तर भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व। जिन राज्यों ने जनसंख्या नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया उन्हें रणनीतिक रूप से नुकसान होने की आशंका है। कि संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 82 170 का उल्लेख करें कि संभावित समाधान वित्तीय आवंटन वित्त आयोग के सिद्धांतों और रणनीतिक प्रतिनिधित्व को संतुलित करना और या अमेरिकी सीनेट की तरह राज्यों को समान प्रतिनिधित्व देने जैसे विकल्पों पर चर्चा करना। कि निष्कर्ष राष्ट्रीय एकता लोकतांत्रिक समानता बनाए रखने के लिए सभी हितधारकों के बीच आम सहमति बनाने की आवश्यकता पर बल दें। अगला है कि PT के लिए क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स या कंपोनेंट्स या मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ECM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसका मुख्य उद्देश्य केवल मोबाइल और लैपटॉप जैसे अंतिम तैयार या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के असेंबली विनिर्माण को बढ़ावा देना। और यह योजना नीति आयोग द्वारा या कार्य नीति की जा रही है। इसका दोनों ना तो एक है ना ही दो है। इसका उद्देश्य तैयार उत्पादों के बजाय कोर कंपोनेंट और सब असेंबली के विनिर्माण को गहरा करना, और इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय METI द्वारा संचालित किया जा रहा है। कि राष्ट्र के राष्ट्रीय या बायोफ्यूल नीति और एथेनॉल सम्मिश्रण एथेनॉल ब्लेंडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे पहला है, एथेनॉल सम्मिश्रण से देश के कच्चे तेल के आयात बिल में भारी कटौती होती है, जो खाद्य तेल आयात पर पड़ने वाले प्रभाव से अधिक लाभदायक है। पहला गलत है। दूसरा है कि एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के अलावा मक्के या मेज का भी बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है, और जिससे खाद्य बनाम ईंधन की बहस छिड़ गई है। कि पहला गलत है कि क्योंकि E20 से कच्चे तेल की बिल में केवल 3 से 4% बचत होती है, जबकि भारत खाद्य तेल के लिए 60% आयात पर निर्भर है, जहां आत्मनिर्भरता अधिक जरूरी है। दूसरा बिल्कुल सही है। अगला है मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। GS 3 भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि। भारत की एथेनॉल सम्मिश्रण नीति जहां एक और ऊर्जा सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है, वहीं दूसरी ओर यह देश की खाद्य और जल सुरक्षा की समग्र गंभीर चुनौतियां खड़ी करती है। इस कथन के आलोक में खाद्य बनाम ईंधन फूड वर्सेज फ्यूल के द्वंद्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 250 15 अंक की है। कि 17 अगस्त 2026 के द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल के संदर्भ में एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम E20 का संक्षिप्त परिचय दे। पक्ष में तर्क लाभ। कच्चे तेल की आयात में 3 या 4% की कमी या कार्बन उत्सर्जन में गिरावट, गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती। विपक्ष में तर्क चुनौतियां। मक्के और अनाज का एथेनॉल में या डाइवर्जन, जिससे खाद्य अनुपात महंगे और खाद्य मुद्रास्फीति हो सकती है। अत्यधिक पानी की खपत, ब्लू वाटर सिक्योरिटी या पुराने वाहनों के इंजन पर बुरा असर। आगे की 2G 3G या बायोफ्यूल कृषि अपशिष्ट और सेवाल पर ध्यान केंद्रित करना, और पुराने वाहनों के लिए E10 नीति को बनाए रखना, और ऐसी नीतिगत निर्णय लेना जिन्हें खाद्य संकट के समय बदला जा सके। विनिर्माण और बुनियादी ढांचा। GS 3 के लिए कि भारत को केवल अंतिम इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का असेंबलर बनाने के बजाय वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में गहराई से जुड़ने के लिए घरेलू झटकों या कंपोनेंट के विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट या मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ECMS के संदर्भ में चर्चा कीजिए। 150 अब 10 अंक की है। उत्तर है कि भारत वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में असेंबली या प्रधान या असेंबली फर्स्ट मॉडल से आगे बढ़कर या मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशन बढ़ाने की दिशा में अग्रसर है। इलेक्ट्रॉनिक्स या कंपोनेंट या मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ECMS या इसके समकक्ष प्रोत्साहन नीतियां इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में जुड़ा या घटकों के विनिर्माण का महत्व। कम मूल्य संवर्धन। केवल अंतिम उत्पादों जैसे स्मार्टफोन की असेंबली करने से भारत में केवल 15 से 20% का ही स्थानीय मूल्य संवर्धन हो पाता है। आयात निर्भरता। मुख्य घटक जैसे सेमीकंडक्टर या PCB और डिस्प्ले अभी भी भारी मात्रा में आयात किए जाते हैं, जिससे व्यापार घाटा बढ़ता है। वो आर्थिक सुदृढ़ता। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में गहराई से जुड़ने के लिए देश में कंपोनेंट या इकोसिस्टम का होना आवश्यक है, और जो देश को बाहरी व्यवधानों या सप्लाई शॉक से बचाता है। ECMS की भूमिका प्रभाव। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा। यह योजना भारत में कंपोनेंट या सब असेंबली या सेमीकंडक्टर के विनिर्माण के लिए पूंजीगत सब्सिडी और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। परिस्थिति तंत्र का निर्माण। इसके तहत या कैपेसिटर या रेसिस्टर या
या प्रिंटेड या सर्किट बोर्ड या पीसीबी जैसे महत्वपूर्ण घटकों के स्थानीय उत्पादन को गति मिल रही है, जिससे भारत अंतिम असेंबलर की छवि से बाहर निकल रहा है। निष्कर्ष है, भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने के लिए केवल असेंबली पर्याप्त नहीं, ईसीएमएस जैसी योजना लॉजिस्टिक में सुधार और कुशल कार्यबल के साथ मिलकर भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला ग्लोबल वैल्यू चेन में एक मुख्य विनिर्माण के रूप में स्थापित कर सकती है। पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि जियो टेक्सटाइल या ट्यूब या जियो टेक्सटाइल ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक उच्च शक्ति वाले या छिद्रपूर्ण या सिंथेटिक कपड़ों से बने बड़े बेलनाकार या कंटेनर होते हैं जिन्हें रेत से भरा जाता है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से तटीय क्षरण या कोस्टल इरोजन को रोकने और लहरों के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। हाल ही में उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में इसका सफल या प्रयोग किया गया है। इसका आंसर तीनों हो जाएगा दोस्तों, तीनों सही है। आइए व्याख्या पढ़ते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस में जियो टेक्सटाइल ट्यूब तटीय गांवों को बचाने के लिए एक कृत्रिम दीवार का काम करती है जो लहरों को ऊर्जा को सोख लेती है। इसका तीनों सही है। अगला है कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन या कार्य योजना NAPCC के तहत ग्रीन इंडिया मिशन GIM का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा कि भारत के वन और वृक्ष आवरण की रक्षा, बहाली और संवर्धन करना। इसका बी आंसर हो जाएगा। ग्रीन इंडिया मिशन का लक्ष्य पेरिस समझौते के तहत भारत के कार्बन सिंक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 5 मिलियन हेक्टेयर वन आवरण को बढ़ाना और 5 मिलियन हेक्टेयर मजबूत वनों को गुणवत्ता सुधार करना। इसका बी हो जाएगा कि भारत के वन और वृक्ष आवरण की रक्षा, बहाली, संवर्धन। मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस है पर्यावरण एवं परिस्थिति GS पेपर 3। बढ़ती आबादी और ढांचागत विकास के कारण भारत में मानव हाथी संघर्ष ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट चरम पर है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाथी या गलियारों या एलिफेंट कॉरिडोर के संरक्षण पर दिए गए निर्देशों के आलोक में इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासनिक या परिस्थितियों उपाय की चर्चा कीजिए। 150 शब्द दर्शन किए। मैं पढ़ते हैं कि 17/2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ देते हुए उत्तर की शुरुआत करें कि राज्यों द्वारा आर्थिक या कृषि कारणों से वन जीवों के मार्ग बाधित नहीं किए जा सकते। मुख्य भाग है कि एलिफेंट कॉरिडोर के महत्व को बताएं और अनुवांशिक विविधता, भोजन और पानी की तलाश, संघर्ष के कारण अवैध खनन, रेलवे लाइनें और कृषि विस्तार, अदालती निर्देश के प्रभाव और नया राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण और राज्यों की जवाबदेही, बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन जैसे इको ब्रिज या पूर्व चेतावनी प्रणाली पर जोर देते हुए सकारात्मक अंत करें। प्रश्न है GS पेपर 3 जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन। तटीय क्षरण कोस्टल इरोजन केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं बल्कि एक गंभीर सामाजिक, आर्थिक और विस्थापन संकट भी है। उड़ीसा तटरेखा के विशेष संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। 250 और 15 की है कि NCCR के हालिया आंकड़ों के उद्धृत करें कि उड़ीसा का 28.3% हिस्सा समुद्र के बढ़ते स्तर चक्रवातों के कारण प्रभावित है। मुख्य भाग सामाजिक आर्थिक प्रभाव, आजीविका का नुकसान या मछली पकड़ना, खेती या पोडामपेटा जैसे गांवों के पूरी तरह गायब होना, जलवायु विस्थापन या क्लाइमेट रिफ्यूजी, विस्थापन आबादी के पुनर्वास की चुनौती, भारत की पहली जलवायु पुनर्वास कॉलोनी का उदाहरण दे और तकनीकी समाधान, जियो टेक्सटाइल ट्यूब या मैंग्रोव संरक्षण या मिस्टी योजना की भूमिका, निष्का तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना CRMP को कड़ाई से लागू करने और सतत अनुकूलन रणनीतियों की आवश्यकता पर बल दे। NVIC नेविगेशन विद इंडियन या कॉन्स्टेलेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि NVIC वर्तमान में स्वतंत्र रूप से पूर्ण नेविगेशन सेवाएं प्रदान करने के लिए अंतरिक्ष में आवश्यक उपग्रहों की न्यूनतम संख्या को पूरा करना और भारतीय सशस्त्र बल NAVIC सिग्नलों के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के GPS और रूस के ग्लोनास का भी उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर पहला गलत है, दूसरा सही है, क्योंकि पूर्ण या स्टैंड ऑल या पोजिशनिंग सेवा के लिए कम से कम 4 परिचालन उपग्रहों की आवश्यकता होती है, जबकि वर्तमान में तीन ही सक्रिय है और दूसरा बिल्कुल सही है। इसमें पहला क्या बोला गया है कि स्वतंत्र रूप से पूर्ण नेविगेशन के लिए प्रदान करने के लिए अंतरिक्ष आवश्यक उपग्रहों की न्यूनतम संख्या को पूरा करता है। तो इसमें कम से कम 4 परिचालन की आवश्यकता होती है कि पूर्ण स्टैंडर्ड या पोजीशन सेवा के लिए कम से कम। इसमें बोला कि न्यूनतम संख्या, ये पहला गलत है। इसमें जबकि वर्तमान में 3 सक्रिय है, पहला गलत है, दूसरा सही है। अभी मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि GS पेपर 3 की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य प्रमुख परीक्षा मेंस के लिए, UPSC मेंस के लिए, PCS के लिए कि सार्वजनिक जल प्रणाली में E. कोली जैसी जीवाणु का संदूषण न केवल एक तत्कालिक स्वास्थ्य संकट है बल्कि यह एक भारत में एंटी माइक्रोबियल या रेजिस्टेंस AMR की समस्या को भी गंभीर बनाता है। और इस कथन के आलोक में यह सार्वजनिक स्वच्छता अवसंरचना को मजबूत करने के उपाय पर चर्चा कीजिए। 150 शब्द दर्शन किया है। आइए पढ़ते इसका मॉडल आंसर कि भूमिका हालिया CAG रिपोर्ट का हवाला देते हुए E. कोली संदूषण को परिभाषित करें। मुख्य बात, संदूषण के कारण खराब पाइपलाइन, अपशिष्ट प्रबंधन की कमी और AMR से जुड़ा संदूषित पानी के माध्यम से प्रतिरोधी बैक्टीरिया का प्रसार, सुधारात्मक उपाय, सख्त जल गुणवत्ता परीक्षण, जैव प्रौद्योगिकी की निगरानी और यूनिफॉर्म ड्रिंकिंग वाटर या क्वालिटी या प्रोटोकॉल। निष्कर्ष, एक स्वस्थ समाज के विकास के लिए एक स्वास्थ्य यौन वन हेल्थ दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दे। अगला है पीटी के लिए है क्वेश्चन प्रैक्टिस MCQ है। ग्रीन इंडिया मिशन GIM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है कि यह जलवायु परिवर्तन के राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत 8 मिशनों में से एक है।
इसका प्राथमिक लक्ष्य कि केवल दर्ज वनों क्षेत्र से बाहर वृक्षों की संख्या ट्री कवर को बढ़ाना। और हालिया के एक सीएजी रिपोर्ट के अनुसार इसने पिछले दशक में अपने वनीकरण के 90% अधिक लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। तो इसका आंसर कि पहला सही है, दूसरा गलत है। हम व्याख्या करते हैं, क्योंकि इसका वनों की लक्ष्य वनों की समग्र गुणवत्ता, परिस्थिति तंत्र सुधार। और तीसरा गलत है कि क्योंकि केक के अनुसार यह 10% लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता है। तो इसमें तीसरा गलत है। इसमें क्या बोला गया है कि वनीकरण के लक्ष्यों को, उसमें बोला गया कि दूसरा और तीसरा गलत है। कि इसमें क्या बोला गया है कि लक्ष्य वनों की समग्र गुणवत्ता, परिस्थितियों तंत्र सुधार है, और केक के अनुसार 10% लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता है। इसमें बोला 90% की लक्ष्य को पूरा करता है। इसमें तीसरा में बोला गया है कि केक की रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में अपने वनीकरण के 90% अधिक लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया। तो इसमें तीसरा गलत है। दूसरा भी गलत है कि इसमें बोला गया प्राथमिक दर्ज केवल दर्ज वनों क्षेत्र से ही बाहर वृक्षों की संख्या, ट्री कवर को बढ़ाना है। आइए पढ़ते हैं। अगला है कि भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास R&D के इकोसिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अनुसंधान की लागत को कम करने और दक्षता बढ़ाने की मदद कर सकता है। कि इसमें बोला गया पहले कि वैज्ञानिक उपकरणों या अनुसंधान घटकों पर आयात शुल्क तथा GST दरों में कम करना, और अनुसंधान या परियोजना के लिए फंड के आवंटन और उद्योग में प्रशासनिक लचीलापन बढ़ाना, और केवल घरेलू स्तर पर के निर्मित उपकरणों के उपयोग को अनिवार्य बढ़ाना, भले उनकी तकनीकी गुणवत्ता वैश्विक मानकों से कम हो। तो इसका तीसरा गलत हो जाएगा मेरे ख्याल से दोस्तों, पहला और दूसरा। देखते हैं कि पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। कि क्योंकि वैज्ञानिक अनुसंधान तकनीकी में सटीकता और वैश्विक मानकों से समझौता करना या प्रतिपादक या काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। किसमें बोला केवल घरेलू स्तर पर नहीं, किसमें तीसरा वैश्विक अनुसंधान तकनीकी सटीकता और वैश्विक मानकों का समझौता या प्रतिपादक या काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। अगला है मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि उत्तर की शुरुआत के केक ऑडिट के निष्कर्ष 0.11 मिलियन हेक्टेयर की सफलता को लिखे। इसके बाद या पेड़ लगाने या ट्री कवर को और वन परिस्थितियों तंत्र जैसे विविधता, मिट्टी, जल संरक्षण, स्थानीय प्रजाति के अंतर को स्पष्ट करें। पेरिस समझौते के लक्ष्य और भविष्य की राह वे फॉरवर्ड के साथ अंतर करें। कि प्रश्न है कि पर्यावरण या वन वृक्षारोपण को वन बहाली या फॉरेस्ट रिस्टोरेशन का विकल्प नहीं माना जा सकता। राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया या मिशन GAM हालिया CAG ऑडिट रिपोर्ट के आलोक में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, जो 250 शब्द की 15 अंक है। हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन GAM जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के 8 मिशनों में से, जिसका उद्देश्य भारत के घटते वन अनावरण को बहाल करना और कार्बन सिंक को बढ़ाना। और हालांकि हालिया CAG ऑडिट रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल वृक्षारोपण या ट्री प्लांटेशन करना वास्तविक वन बहाली फॉरेस्ट रिस्टोरेशन नहीं है। कि वृक्षारोपण बनाम वन बहाली का मुख्य अंतर है कि परिस्थिति या जटिलता, वृक्षारोपण अक्सर एक एकल प्रजाति या मोनो सर्कुलर पर केंद्रित होता है, जबकि वन बहाली एक जटिल या परिस्थिति तंत्र या इकोसिस्टम का पूर्ण निर्माण, जिससे मिट्टी या जल चक्र, कीट या वन जीव शामिल है। जैव विविधता, व्यावसायिक वृक्षारोपण जैसे यूकेलिप्टस या पाइन या स्थानीय जैव विविधता को नष्ट कर सकते हैं, जबकि वन बहाली स्थानीय या इंडेमिक प्रजातियों को बढ़ावा देती है। CAG ऑडिट रिपोर्ट के आलोक में GAM की कमियां और तटस्थ या कम उत्तरजीविता दर या सर्वाइवल रेट ऑडिट के अनुसार कई राज्यों में लगाए गए पौधों की उत्तरजीविता पर अत्यंत खराब कम से कम सूख जाना रही है, क्योंकि पौधे के दीर्घकालिक देखभाल का अभाव था। कि निधियों का दुरुपयोग, कि वनीकरण के लिए आवंटित राशि का उपयोग प्रशासनिक कार्यों, बुनियादी ढांचे के निर्माण या अनुपयुक्त या प्रजातियों के रोपण में किया गया है। भूमि उपलब्धता का संकट, वनीकरण के लिए आवंटित की गई कई भूमियां या तो विवादित थी या परिस्थितियों के रूप में वृक्षारोपण के योग्य नहीं थी। स्थानीय समुदाय की उपेक्षा, ग्रामीण सभाओं और संयुक्त वन प्रबंधन समितियां GFMC को निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया। और सकारात्मक पहलू, क्यों वृक्षारोपण भी कुछ हद तक आवश्यक है। और त्वरित हरित आवरण यह मृदा अपरदन को तुरंत रोकने और कम समय में हरित क्षेत्र दिखाने में सहायक है। और आर्थिक लाभ, यह स्थानीय आबादी को जलावन या चारा वनोपज NTFP के त्वरित स्रोत प्रदान करता है। आगे करें, CAG की चेतावनी को देखते हुए भारत को वृक्षारोपण या संख्यात्मक लक्ष्यों से आगे बढ़कर या परिस्थिति बहाली इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन को अपनाना होगा। इसके लिए स्थानीय प्रजाति के चयन या उपग्रह आधारित वास्तविक समय या रियल टाइम निगरानी और सामुदायिक भागीदारी जैसे मियावाकी पद्धतियों का विवेकपूर्ण उपयोग को नीति का मूल आधार बनाना अनिवार्य है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या स्वास्थ्य, भारत की विविध जनसंख्यिकी और क्षेत्रीय स्वास्थ्य या असमानता को देखते हुए स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का अंधाधुंध या उपयोग जोखिम भरा हो सकता है। इसके सुरक्षित और समावेशी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपाय की चर्चा कीजिए। 150 शब्द संख्या है। भूमिका है कि भारतीय स्वास्थ्य सेवा में AI या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पास निदान और दक्षता बढ़ाने के अपार क्षमता। हालांकि भारत की विशाल भाषाएं या आर्थिक और क्षेत्रीय विविधता को देखते हुए इसका अनियंत्रित उपयोग
गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। अंधाधुंध उपयोग के मुख्य जोखिम डेटा उपग्रह के एल्गोरिथमिक बायस। यदि एआई मॉडल मुख्य रूप से शहरी या पश्चिमी आबादी के डेटा पर प्रशिक्षित है, तो वे भारत के ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्रों के लिए गलत निदान या मिस डायग्नोसिस दे सकते हैं। डिजिटल विभाजन, डिजिटल डिवाइड, इंटरनेट और तकनीकी साक्षरता की कमी के कारण ग्रामीण गरीब इस तकनीकी के लाभों से वंचित रह सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य असमानता और बढ़ेगी। और गोपनीयता और सुरक्षा, मरीजों के संवेदनशील स्वास्थ्य डेटा के लीक होने का खतरा और सुरक्षित समावेशी कार्यान्वयन के उपाय। प्रतिनिधिक डेटा सेट या रिप्रेजेंटेटिव डेटा सेट, यही मॉडलों को भारत के विभिन्न क्षेत्रों या जातियों और लिंगों के समावेशी डेटा पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। मजबूत नियामक ढांचा, नीति आयोग और आईसीएमआर के दिशा निर्देशों के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विशिष्ट एआई आचार संहिता और डेटा सुरक्षा कानून को सख्ती से लागू किया जाए। और ह्यूमन इन द लूप दृष्टिकोण, एआई को डॉक्टरों के विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि एक सहायक उपकरण या डिसीजन सपोर्ट टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अंतिम निर्णय योग चिकित्सा पेशेवर का ही हो। स्थानीय भाषा में एकीकरण, ग्रामीण स्तर पर आशा कार्यकर्ताओं के लिए एआई उपकरणों को क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराई जाए। निष्कर्ष, स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई का भविष्य अंधाधुंध या अनुप्रयोग में नहीं, बल्कि जिम्मेदार या नैतिक एआई रिस्पॉन्सिबल एआई के सिद्धांतों को अपनाकर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यूएचसी हासिल करने में है। अगला पीटी के लिए है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ईसीआई और चुनावी वित्त पोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को चुनावी के अधिक्षण निर्देशन नियंत्रण की पूर्ण शक्ति देता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत राजनीतिक दलों के लिए 2000 से अधिक के सभी गुप्त चंदे को सार्वजनिक करना अनिवार्य है। इसका पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29C के तहत या राजनीतिक दलों को 20,000 न कि 2000 से अधिक योगदान की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को देनी होती है। इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही, दूसरा गलत है। इसमें बोला गया है कि 20,000 है कि राजनीतिक दलों की दलों को 20,000 रुपए से अधिक योगदान देने की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को देनी होती है, न कि 2000। आइए दूसरा पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय या स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसकी स्थापना भारतीय समाज या पंजीकरण या अधिनियम 1860 के तहत एक स्वायत्त और आत्मनिर्भर अग्रणी परीक्षा संगठन के रूप में की गई है। तो इसका भी आंसर कि पहला गलत है कि दूसरा सही है। इसमें क्या बोला गया है कि व्याख्या पढ़ते हैं कि एनटीए एक वैधानिक निकाय स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, बल्कि यह एक स्वायत्त या सोसाइटी। या दूसरा कथन सही है, क्योंकि इसकी स्थापना भारतीय समाज पंजीकरण अधिनियम सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत की गई है। इसमें पहला गलत है, दूसरा सही है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के संबंध में विचार कीजिए। यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्थापित एक वैधानिक निकाय, पहला गलत है, दूसरा सही है कि इसकी स्थापना भारतीय समाज पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक स्वायत्त आत्मनिर्भर अग्रणी परीक्षा संगठन के रूप में की गई है। एनटीए एक वैधानिक स्टैट्यूटरी नहीं है, बल्कि यह स्वायत्त सोसाइटी है। आइए पढ़ते अगला। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि राज्य व्यवस्था एवं गवर्नेंस है, जीएस पेपर 2 कि इसमें है कि चुनावी राजनीति में काले धन का अनियंत्रित प्रभाव, कि भारतीय लोकतंत्र में नींव और कानून के शासन को कमजोर करता है। और सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणियों के आलोक में भारत में चुनावी वित्त पोषण से जुड़े चुनौतियों की विवेचना कीजिए तथा निर्वाचन आयोग को अधिक सशक्त बनाने के उपाय सुझाइए। 250 सब 15 अंक की हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय 17 से 18 अगस्त 2026 का संदर्भ देते हुए शुरुआत करें, जिसमें न्यायालय ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए काले धन को रोकने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग ईसीआई पर डालती है। मुख्य भाग चुनौती, राजनीतिक दलों को मिलने वाली अज्ञात गुप्त चंदे। निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई चुनावी खर्च की सीमा का केवल उम्मीदवारों पर लागू होना या राजनीतिक दलों पर नहीं। या सेल कंपनियां या क्रोनिज्म के माध्यम से कॉर्पोरेट या फंडिंग, चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी या उपहारों का वितरण। आगे की राह, निर्वाचन आयोग को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और वित्तीय अनियमितता पर राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने की वैधानिक शक्ति दी जाए। और इंद्रजीत गुप्त समिति की सिफारिशों के अनुसार आंशिक राज्य वित्त पोषण या स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन पर विचार हो और राजनीतिक दलों के खातों का अनिवार्य रूप से किए गए सीएजी का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए। और निष्कर्ष, लोकतांत्रिक सुनिश्चितता बनाए रखने के लिए सख्त विधायी सुधार और निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता अनिवार्य है। अगला है जीएस पेपर 2 या प्रशासनिक सुधार एवं शिक्षा, कि सार्वजनिक परीक्षा में बार-बार होने वाली अनियमितता या पेपर लीक न केवल युवाओं के भविष्य को प्रभावित करते हैं, बल्कि राज्य की प्रशासनिक शाख को ठेस पहुंचाते। इस समस्या का समाधान के लिए कि हालिया कानूनी उपाय और आवश्यक प्रशासनिक सुधारों को समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 150 10 अंक है। आइए पढ़ते हैं इसका उत्तर
कि देश के विभिन्न हिस्सों जैसे यूजीसी, नेट, जीएसएससी, सीजीएल में परीक्षाओं के रद्द होने और छात्रों के विरोध प्रदर्शन में मौजूदा परिदृश्य को रेखांकित करें और मौजूदा उपाय सार्वजनिक परीक्षा या अनुचित संसाधनों की रोकथाम अधिनियम जैसे कड़े कानूनों का उल्लंघन करें जिसमें भारी जुर्माना और जेल का प्रावधान है। खामियां केवल सजा बढ़ाने से जमीनी स्तर पर तकनीकी कमियां, डेटा सुरक्षा में चूक और आंतरिक मिलीभगत इनसाइड या कोलियूजन दूर नहीं हो सक रही है। प्रशासनिक सुधार, परीक्षा एजेंसी जैसे एनटीए के तकनीकों ढांचे का उन्नयन और अत्याधुनिक या एनक्रिप्शन का उपयोग और परीक्षा केंद्रों का कड़ा विकेंद्रीकरण। निष्कर्ष, परीक्षाओं में पारदर्शिता बहाल करने के लिए कानून के सख्त प्रवर्तन के साथ साथ संस्थागत ढांचागत सुधारों की अत्यंत आवश्यकता है। अगला पढ़ते हैं, अगला न्यूज है कि बैंकिंग सेक्टर और आर्थिक विकास GS3 के संदर्भ में केंद्रीय वित्त मंत्री ने बैंकिंग फॉर विकसित भारत के लिए जल्द ही एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है, जिसका प्रस्ताव बजट 2026 में रखा गया है। मुख्य बिंदु प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए है कि एनपीए में ऐतिहासिक सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों या पीएसबी या सकल एनपीए या ग्रोस एनपीए मार्च 2018 के 14.6% के सर्वकालिक या उच्च स्तर से घटकर मार्च 2026 में 1.93% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है। उद्देश्य मजबूत या बैलेंस शीट का लाभ उठाकर भारत के विकास के अगले चरण के लिए ऋण प्रवाह या क्रेडिट फ्लो को बढ़ाना और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करना। लघु प्रीलिम्स के लिए है कि क्विक फैक्ट्स है कि विदेशी मुद्रा बाजार पश्चिम एशिया में बढ़ते तेल और कच्चे तेल की कीमतों के 91 प्रति बैरल डॉलर के पार जाने के कारण भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 95.68% का स्तर पहुंच गया है। व्यापार घाटा जुलाई 2026 में भारत का निर्यात 19.63% बढ़कर 44.24 बिलियन डॉलर रहा है, लेकिन आयात 76.22 बिलियन डॉलर होने के कारण व्यापार घाटा बढ़कर 31.98 बिलियन हो गया है। अब पढ़ते हैं पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न एमसीक्यू है। एथेनॉल सम्मिश्रण एथेनॉल ब्लेंडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए कि E20 ईंधन का तात्पर्य पेट्रोल में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल के मिश्रण से और एथेनॉल का उत्पादन केवल गन्ने के रस से किया जा सकता है और भारत में वर्तमान में पुरानी लीगेसी वाहनों के इंजनों के बिना किसी बहाल के E20 ईंधन के अनुकूल माना गया है। इसका आंसर पहला ये हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है। आइए व्याख्या पढ़ते हैं कि एथेनॉल उत्पादन मक्का, क्षतिग्रस्त अनाज और पराली जैसे से भी हो सकता है, लेकिन पुरानी गाड़ियों के इंजन E20 के कारण खराब हो रहे हैं, इसलिए तीसरा गलत है। देखें कि दूसरा तीसरा इस एथेनॉल का उत्पादन केवल गन्ने के रस से किया जाता है, दूसरा तीसरा गलत है। अगला पढ़ते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र में संदर्भ में हाल ही में चर्चा में रहे ग्रोस एनपीए या ग्रोस एनपीए के आंकड़ों के संदर्भ में ने सही कथन चुनिए। मार्च 2026 तक सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का ग्रोस एनपीए घटकर 2% नीचे आ गया है और एनपीए में इस कमी से बैंकों को ऋण देने की क्षमता या क्रेडिट कैपेसिटी कमजोर हुई है। इसका आंसर पहला सही है कि दूसरा गलत है। कि व्याख्या, ग्रोस एनपीए घटकर 1.93% हो गया, इससे बैंकों की बैलेंस शीट मजबूत हुई है, जिससे ऋण देने की क्षमता बढ़ी है, ना कि घटी है। इसे बोला गया कि ऋण देने की क्षमता इस कमी को बैंकों में ऋण देने की क्षमता कमजोर हुई है, कमजोर नहीं बढ़ी है। पता अगला है कि प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कि भारत में मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस GS3 भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान के समक्ष मुख्य चुनौतियां धन की पूर्ण कमी नहीं बल्कि संस्थागत और प्रक्रियात्मक बाधाएं हैं। हालिया नीतिगत बहसों के प्रकाश में इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 250 अब 15 अंक किया है। पढ़ते हैं इसका कि भारत का अनुसंधान एवं विकास R&D व्यय सकल घरेलू उत्पाद GDP का लगभग 0.6% से 0.7% है। हालांकि यह वैश्विक मानकों से कम दिखता है, लेकिन वास्तविक संकट केवल बुनियादी वित्तीय आवंटन का नहीं है। हालिया नीतिगत बात से दर्शाती है कि मुख्य बाधाएं संस्थागत और प्रक्रियात्मक संरचना में निहित है। अगला है संस्थागत या प्रक्रियात्मक बाधाएं। कठोर या नौकरशाही नियम, वर्तमान बजट आवंटन का उपयोग अत्यधिक प्रशासनिक या जटिलता और लाल फीताशाही से बाधित है और अनुदान ग्रांट मिलने में दरों और कड़े ऑडिट नियम वैज्ञानिक का समय शोध से हटाकर या कागजी या कार्रवाई में बर्बाद करते हैं। और उपकरणों पर उच्च जीएसटी अनुसंधान के लिए आवश्यक वैज्ञानिक उपकरणों और प्रयोगशाला या घटकों पर उच्च जीएसटी दरें या पहले ही रियायती दरों को समाप्त करने के बाद प्रभावी बजट को कम कर देती है और इससे घरेलू अनुसंधान की लागत या आवश्यक रूप से बढ़ जाती है। नए टैक्स लगाने की ये कमियां अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए उपकरण या सेसेस या टैक्स लगाना एक अदूरदर्शी समाधान है। यह कर प्रणाली को जटिलता बनाता है और आवश्यक सुधारों के बिना केवल धन जमा करने से जमीनी स्तर पर वैज्ञानिक उत्पादकता नहीं बढ़ती है। अगला है सुधार के उपाय और आवश्यकताएं। निजी एवं विदेशी निवेश का उदारीकरण। भारत में R&D का अधिकांश हिस्सा सरकारी वित्त पोषित वैज्ञानिक परिस्थितियों तंत्र को वैश्विक रूप से या प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए निजी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या FDI के नियमों को उदार बनाना अनिवार्य है। ये प्रतिक्रियात्मक सुगमता, ईज ऑफ डूइंग साइंस के तहत फंड जारी करने की प्रक्रिया को डिजिटल या पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता है। निष्कर्ष है भारत को अनुसंधान या
या अनुसंधान, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जैसे कदमों के माध्यम से धन के साथ साथ अपनी संस्थागत संस्कृति को भी बदलना होगा। नौकरशाही के नियंत्रण को कम करके और कराधान को तर्कसंगत बनाकर ही भारत वैश्विक नवाचार का केंद्र बन सकता है। अगला है GS पर 3 कि पर्यावरण एवं अवसंरचना। भारत के महत्वाकांक्षी जैव ईंधन कार्यक्रम जैसे E20 या रोल आउट के आर्थिक और तकनीकी लाभों की चर्चा करते हुए उन व्यवहारिक चुनौतियों को रेखांकित कीजिए जो उपभोक्ताओं और वाहन निर्माताओं के सामने आ रहे हैं। 150 शब्द संख्या है। भारत का E20 कार्यक्रम पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आर्थिक और तकनीकी लाभ, आयातित निर्भरता में कमी, एथेनॉल सम्मिश्रण से कच्चे तेल के आयात बिल में अरबों डॉलर की बचत होती है, जिससे चालू खाता घाटा सीडी नियंत्रित रहता है। और पर्यावरणीय लाभ, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आती है और कृषि अर्थव्यवस्था पर किसानों को गन्ने और अधिदेश अनाज के लिए एक वैकल्पिक और लाभकारी बाजार मिलता है। और व्यवहारिक चुनौतियां हैं कि इंजन का कैपेबिलिटी अनुकूलता के मुद्दे, पुरानी गाड़ियां या BS4 या उससे पहले ही E20 ईंधन के लिए तकनीकी रूप से उपयुक्त नहीं, इथेनॉल के संक्षारण या कोरोसिव गुणों के कारण इंजन के रबर और धातु के पुर्जे जल्दी खराब हो सकते हैं। उपभोक्ता या अधिकारों का उल्लंघन, पुराने वाहन मालिकों के पास ईंधन का कोई विकल्प नहीं बचता, जिससे वे अपनी मर्जी के बिना महंगा रखरखाव या वाहन बदलने पर मजबूर होते हैं। वाहन निर्माताओं OEMs पर लागत का बोझ, निर्माताओं को सामग्री या इंजन डिजाइन या BS4 स्टेज 2 मानदंडों के अनुसार को अपग्रेड करने के लिए भारी निवेश करना पड़ रहा है, जिससे वाहनों की कीमत बढ़ रही है। निष्कर्ष, E20 कार्यक्रम में आर्थिक लाभों को भुनाने के लिए सरकार को पुराने वाहनों हेतु रेट्रोफिटिंग किट को बढ़ावा देना चाहिए और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए मिश्रित और गैर मिश्रित ईंधन दोनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। अगला है मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि केवल पेड़ लगाना वन बहाली या फॉरेस्ट रिस्टोरेशन का विकल्प नहीं हो सकता। भारत के ग्रीन इंडिया मिशन पर किए CAG हालिया ऑडिट रिपोर्ट के आलोक में देश में वनीकरण या रणनीतियों से जुड़ी चुनौतियों और वनों की गुणवत्ता सुधारने के उपायों की चर्चा कीजिए। 150 शब्द संख्या। उत्तर की रूपरेखा की भूमिका, इंट्रोडक्शन, हालिया CAG रिपोर्ट का हवाला देते हुए पेड़ लगाने या ट्री कवर और वास्तविक वन फॉरेस्ट कवर के बीच के अंतर को स्पष्ट करें। मुख्य भाग, ग्रीन इंडिया मिशन GIM की कमियों को बताएं, जैसे लक्ष्यों को पूरा न कर पाना और फंड का सही उपयोग न होना और केवल पेड़ लगाने के नुकसान या स्थानीय प्रजातियों या नेटिव स्पीशीज की अनदेखी या विदेशी आक्रामक या प्रजातियों जैसे अरावली में या विलायती या कीकर का बढ़ना और पेरिस समझौते के लक्ष्यों और कार्बन सिंक पर इसका प्रभाव और सुझाव आगे की वे प्रवाद, वास्तविक वन बहाली या इकोसिस्टम रिकवरी पर ध्यान देना और मृदा और जल संरक्षण या स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाना। निष्कर्ष है, एक संतुलित या सतत पर्यावरण नीति पर जोर देते हुए उत्तर समाप्त करें। तो UPSC PCL या प्रारंभिक परीक्षा PT के लिए है। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन ग्रीन इंडिया मिशन GIM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत घोषित 8 मिशनों में से एक है और इसका प्राथमिक उद्देश्य केवल भारत के भौगोलिक क्षेत्र में पेड़ों की संख्या, ट्री काउंट को बढ़ाना, चाहे वन गुणवत्ता कुछ भी हो। इसके तहत मिलने वाले या फंड को पूरी तरह से कैंपा के फंड से अलग रखा जाता है और दोनों के बीच कोई तालमेल का प्रावधान नहीं है। तो इसका आंसर पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि इसका उद्देश्य वनों की गुणवत्ता और परिस्थितियों तंत्र से सुधार करना है। तीसरा भी गलत है, क्योंकि दूसरा गलत है, इसका केवल भारत के भौगोलिक क्षेत्र में पेड़ों की संख्या को बढ़ाना, वन की गुणवत्ता कुछ भी हो, ये दोनों इसमें बोला गया है कि इसमें केवल बोला गया वनों की गुणवत्ता परिस्थिति तंत्र की सुधार करना है। दोनों सही है, दोनों की आवश्यकता है कि गुणवत्ता को सुधार करना है। इसमें बोला गया केवल एक ही कि जैसे इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में केवल भारत के भौगोलिक क्षेत्र को पेड़ों की संख्या में को बढ़ाना चाहिए, वन की गुणवत्ता कुछ भी हो, वन को भी परिस्थिति तंत्र को भी की गुणवत्ता को बढ़ाना है। तीसरा भी गलत है। तीसरा बोला कि मिलने वाले फंड को पूरी तरह से कैंपा फंड से अलग रखा जाता है, दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं है। तीसरा भी गलत है। इसमें बोला गया कि इसमें कैंपा और मनरेगा के साथ फंड के तालमेल या कन्वर्जेंस का प्रावधान किया गया था, हालांकि ऑडिट में यह कमजोर पाया गया। अगला है PT के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR और देश के वन आवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वन आवरण या फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत 1 हेक्टेयर से अधिक की सभी भूमियां या शामिल होती हैं जिनकी कैनोपी का घनत्व 10% से अधिक हो, चाहे उनकी कानूनी स्थिति कुछ भी हो। कि हालिया रिपोर्टों के अनुसार भारत में वास्तविक वनों के भीतर घने जंगलों का क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है और झाड़ियों का क्षेत्र कम हो रहा है। इसका पहला सही है कि FSI की परिभाषा के अनुसार बिल्कुल सही है। दूसरा गलत है, क्योंकि CAG की रिपोर्ट और हालिया या विश्लेषणों के अनुसार दर्ज वनों के भीतर घने जंगल कम होकर या झाड़ियां या स्क्रब में बदल रहा है। कि दूसरा गलत इनसे बोला कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत वास्तविक वनों के भीतर घने जंगलों का क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है और झाड़ियों का क्षेत्र कम हो रहा है। तो इसमें दूसरा गलत है कि CAG की रिपोर्ट के हालिया के अनुसार के अनुसार दर्ज वनों के भीतर घने जंगलों कम होकर झाड़ियां में बदल रहे हैं। अगला है कि PT के लिए है कि हाल ही में समाचारों में रहे या रोटेटिंग या डिटोनेशन इंजन या RDE के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पारंपरिक इंजनों की तुलना में कम या थर्मोडायनामिक दक्षता प्रदर्शित करती है। यह ईंधन को जलाने के लिए या सुपरसोनिक मोटोनेशन या तरंग सुपरसोनिक डेटोनेशन वेवेज का उपयोग करता है। भारत के एक रक्षा स्टार्टअप ने हाल ही में DRDO की सुविधा में इसका सफल परीक्षण किया है। तो इसका आंसर दूसरा और तीसरा हो जाएगा। इसका दूसरा और तीसरा सही, पहला गलत है
कि यह पारंपरिक इंजनों की तुलना में 10% 25% अधिक कुशल है, कि यह पारंपरिक इंजनों की तुलना में कम या थर्मोडाइन की दक्षता प्रदर्शित करती है। इसमें बोला गया है कि पारंपरिक इंजनों की तुलना में 10% से 25% अधिक कुशल है, कि इसमें बोला पारंपरिक इंजनों की तुलना में। तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। मेंस के लिए क्वेश्चन है, प्रैक्टिस है कि रोटेटिंग डिटोनेशन इंजन या आरडीई तकनीकी क्या है। भारत में अंतरिक्ष और सुरक्षा या सुरक्षा डोमेन में इसके संभावित लाभों और चुनौतियों की समीक्षा की 150 शब्द संख्या है। रोटेटिंग डिटोनेशन इंजन आरडीई एक उन्नत या पूर्णोदन या प्रोपल्सन तकनीक है। इसमें ईंधन को जलाने के लिए निरंतर घूमने वाले डिटोनेशन या विस्फोट तरंगों का उपयोग किया जाता है। पारंपरिक इंजनों या डिफ्लेग्रेशन की तुलना में यह कम ईंधन में अधिक ऊर्जा और थ्रस्ट प्रणोद पैदा करता है। भारत के लिए संभावित लाभ, अंतरिक्ष डोमेन या इसरो के रॉकेट जैसे एसएसएलवी के पेलोड ले जाने की क्षमता बढ़ेगी और मिशन लागत में भारी कमी आएगी। रक्षा सुरक्षा, डीआरडीओ इसका उपयोग क्रूज मिसाइलों और लड़ाकू विमानों की गति सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक तथा मारक क्षमता बढ़ाने में कर सकता है। क्षमता या तकनीकी 25% तक अधिक ईंधन क्षमता प्रदान करती है, जिससे गहरे अंतरिक्ष मिशन आसान होंगे। और मुख्य चुनौतियां अत्यधिक तापमान या विस्फोट से उत्पन्न भारी गर्मी और दबाव को सहने वाले या थर्मल मटेरियल्स या सामग्री का विकास करना कठिन है। जटिल डिजाइन, डिटोनेशन तरंगों को नियंत्रित और स्थिर रखना एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। सटीक मिश्रण, ईंधन और ऑक्सीडाइजर का माइक्रो सेकंड में सटीक मिश्रण तैयार करना बेहद जटिल है। अगला है पीटी के लिए क्वेश्चन है, या प्रारंभिक परीक्षा पीटी अभ्यास है। भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास आर&डी के समक्ष या प्रमुख बातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है कि उत्तर पहला और दूसरा सही है। निजी और विदेशी पूंजी पर अभी भी अत्यधिक नियंत्रण है, इससे उदार बनाने की आवश्यकता है। कि भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास आर&डी के समक्ष या प्रमुख बाधाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। अनुसंधान निधि, रिसर्च फंड के उपयोग में अत्यधिक नौकरशाही नियंत्रण और पुरातन नियम, या वैज्ञानिक उपकरणों पर उच्च आयात शुल्क और जीएसटी दरें। इसमें पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है कि यह बोला या अकादमिक क्षेत्र में निजी विदेशी पूंजी प्रवाह के लिए अत्यधिक उदार नीति होना चाहिए। तो इसे निजी विदेशी पूंजी प्रवाह अभी भी अत्यधिक नियंत्रण, इससे उदार बनाने की आवश्यकता है। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान केवल वित्तीय आवंटन बढ़ाने से वैश्विक स्तर नहीं बन सकता, बल्कि इसके लिए प्रशासनिक और संस्थागत सुधार अनिवार्य है। इस कथन के आलोक में भारतीय विज्ञान परिषदीय तंत्र में आवश्यक सुधार की विवेचना कीजिए। 250 15 की है कि हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स और वैज्ञानिक प्रकाशनों में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। हालांकि भारत के सकल घरेलू उत्पादन या जीडीपी का केवल 0.6% से 0.7% वैज्ञानिक अनुसंधान आर&डी पर चर्चा होता है, जो वैश्विक औसत से काफी कम है। लेकिन केवल बजटीय आवंटन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं। भारतीय विज्ञान परिषदीय तंत्र को वैश्विक स्तर पर या प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए गहरे प्रशासनिक या संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। केवल वित्तीय आवंटन पर्याप्त क्यों नहीं है, आइए पढ़ते हैं अगला। इसी का है कि धन का कम उपयोग, नौकरशाही जटिलता के कारण आवंटित बजट का समय पर और पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता, और फंडिंग में देरी, अनुसंधान या अनुदान या रिसर्च ग्रांट की स्वीकृति और विवरण में ही महीनों की देरी से यह परियोजना की निरंतर प्रभावित होती है। यह लाल फीताशाही उपकरणों की खरीद के लिए कड़े पुराने वित्तीय नियम जैसे जीआरएफ नियम शोध की गति को धीमा करते हैं, और आवश्यक प्रशासनिक सुधार कि नौकरशाही का या सरलीकरण वैज्ञानिक संस्थानों का नेतृत्व प्रशासनिक अधिकारों आईएएस के बजाय या शीर्ष वैज्ञानिकों के हाथों में होना चाहिए। स्वायत्तता और लचीलापन, संस्थानों को धन के आवंटन और त्वरित निर्णय लेने के लिए पूर्ण प्रशासनिक स्वतंत्रता दी जाए, और समयबद्ध मंजूरी, अनुसंधान या प्रस्तावों या खरीद प्रक्रियाओं के लिए एकल खिड़की डिजिटल प्रणाली सिंगल विंडो सिस्टम बनाई जाए, और लचीले ऑडिट नियम, वैज्ञानिक विफलताओं को वित्तीय नुकसान के बजाय या सीखने की प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके लिए ऑडिट नियमों में ढील दी जाए। आवश्यक संस्थागत सुधार, शिक्षा और अनुसंधान का एकीकरण, हमारे विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं जैसे CSIR IITS के बीच की खाई को पाटना अनिवार्य है। निजी क्षेत्र की भागीदारी, भारत में आर&डी का अधिकांश खर्च सरकारी उठाती है, और कर छूट और नीतिगत प्रोत्साहन के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करना होगा। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF का प्रभावी कार्यान्वयन, अनुसंधान नेशनल रिसर्च एंड फाउंडेशन को बिना किसी प्रशासनिक बाधाओं के स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए, और मानव संसाधन का विकास, युवा वैज्ञानिक के लिए आकर्षक या फेलोशिप या निश्चित कैरियर मार्गों या अनुसंधान के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना, ताकि ब्रेन ड्रेन या प्रतिभा पलायन को रोका जा सके। निष्कर्ष, भारत को विज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु बनाने के लिए वित्तीय निवेशन एक आवश्यक शर्त है, लेकिन पर्याप्त नहीं। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना इस दिशा में एक सही कदम है। जब तक हम अपने वैज्ञानिक संस्थानों को प्रशासनिक जंजीरों से मुक्त नहीं करेंगे, एक पारदर्शी, जवाबदेही तथा त्वरित निर्णय लेने वाले या संस्कृति का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक वैश्विक स्तर पर नवाचार संभव नहीं है। अगला है पीटी के लिए है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया GIM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जलवायु परिवर्तन में राष्ट्रीय या कार्य योजना NAPCC के तहत 8 मिशनों में से एक है। इसका उद्देश्य केवल नए क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना, न कि मौजूदा वनों की गुणवत्ता में सुधार करना। इसका पहला सही है कि GIM एक प्रमुख उद्देश्य मौजूदा
वनों की गुणवत्ता सुधार करना और वनावरण बढ़ाना दोनों सही है। सॉरी, इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है। इस बोला नहीं, वृक्षारोपण करना ना कि मौजूदा वनों की गुणवत्ता में सुधार करना। इसमें दूसरा गलत है, पहला सही है। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि वन बहाली केवल वृक्षारोपण या लैंडस्केपिंग नहीं, सीएजी द्वारा ग्रीन इंडिया मिशन के हालिया ऑडिट के संदर्भ में भारत की वानिकी या रणनीतियों में आवश्यक नीतिगत बदलावों को समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 250 शब्द 15 अंक हैं। उत्तर संरचना या मुख्य बिंदु, भूमिका, लगभग 30 से 40 शब्द नियंत्रण और महालेखा परीक्षण सीएजी की हालिया रिपोर्ट में ने ग्रीन इंडिया मिशन जीआईएम की कमियों को उजागर किया है। और मूल्य विचार, वनीकरण का मतलब केवल पेड़ लगाना या मोनोकल्चर नहीं, बल्कि परिस्थितियों तंत्र इकोसिस्टम की बहाली है। ग्रीन इंडिया मिशन के ऑडिट में सीएजी का मुख्य चिंताएं लगभग कि बजट कम उपयोग, मिशन के लिए आवंटित धन का पूरा या समय सीमा का उपयोग नहीं हुआ है। लक्ष्यों में चूक, वृक्षारोपण, गुणवत्ता सुधार, भौतिक लक्ष्य समय सीमा में पूरे नहीं हुए। विदेशी एकल प्रजातियों पर जोर कि जैव विविधता के बजाय केवल तेजी से बढ़ने वाले कमर्शियल पेड़ों जैसे यूकेलिप्टस पर ध्यान दिया गया है। और निगरानी का अभाव, लगाए गए पौधे के जीवित रहने की दर, सर्वाइवल रेट की कोई ठोस मैपिंग या ऑडिट नहीं किया गया है। भारत की वानिकी रणनीति में आवश्यक नीतिगत बदलाव के लगभग कि परिस्थितियां बहाली, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन, सजावटी वृक्षारोपण के बजाय स्थानीय प्रजातियों या नेटिव स्पीशीज को प्राथमिकता दें। और सामुदायिक भागीदारी, वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 के तहत स्थानीय जनजातियों और ग्रामीण सेवाओं को प्रबंधन सौंपें। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मृदा या सॉइल और या जलवायु परिस्थितियों के आधार पर या स्पेसिफिक वनीकरण अपनाएं। और फंडिंग का सही प्रभाव, कैंपा फंड या जीएम के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर धन का पारदर्शिता उपयोग सुनिश्चित करें। और सख्त जियो टैग लगाएं और पेड़ों की वास्तविक समय या रियल टाइम ट्रैकिंग का सैटेलाइट और ड्रोन तकनीकी का उपयोग करें। और निष्कर्ष आगे गिरा, भारत को पेरिस समझौते NDC के तहत 2.5 से 3 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मात्र क्वांटिटी से ज्यादा गुणवत्ता, क्वालिटी और टिकाऊ वन परिस्थिति तंत्र पर ध्यान देना आवश्यक है। अगला है कि इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना ECMS की चर्चा हम क्यों है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MET ने भारत में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 7,877 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु इसके तहत पहली बार भारत में इलेक्ट्रोलाइट्स या एडिटिव्स, हार्मोनिक या टर्मिनल्स या रक्षा ग्रेड असेंबली के लिए और कैपेसिटर के लिए मेटलाइज फिल्म जैसी उन्नत तकनीकों का निर्माण किया जाए। और पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ECM जो हाल ही में चर्चा में रही, किस मंत्रालय की पहल है। इसका आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MET, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MET के तहत है। अगला है ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह EWG के संदर्भ निम्नलिखित विचार कीजिए। इसमें पहला और तीसरा सही। इसकी स्थापना वर्ष 2015 में मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक के दौरान की गई थी। तीसरा है कि भारत ने इसके तहत या सर्कुलर या इकोनॉमी या पारंपरिक ज्ञान आधारित या अनुकूलन को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल किया है। इसका पहला और तीसरा हो जाएगा, दूसरा गलत है क्योंकि 2026 की बैठक की मेजबानी भारत की नई दिल्ली कर रहा है और न कि दक्षिण अफ्रीका या अन्य, दोनों कथन बिल्कुल सही है। अगला है कि सैन्य अभ्यास मैत्री एक्सरसाइज मैत्री किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाने वाला एक द्विपक्षीय अभ्यास है। इसका भारत और थाईलैंड है, इसको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाए। भारत और थाईलैंड के बीच 15 मैत्री अभ्यास 18 अगस्त से 2026 थाईलैंड की सूरत के थानी में हुआ है। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि समान अध्ययन पेपर 3 पर्यावरण एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जलवायु परिवर्तन वैश्विक सहयोग की मांग करना, लेकिन इसके समाधान स्थानीय और पारंपरिक होने चाहिए। इस संदर्भ में भारत की ब्रिक्स पर्यावरण प्राथमिकता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 250 शब्द उत्तर और संकेत भूमिका, ब्रिक्स की 12वीं पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2026 का संदर्भ देते हुए शुरुआत करें। मुख्य भारत के द्वारा प्रस्तावित की 4 प्राथमिक सतत जीवन शैली, वन प्रबंधन, सर्कुलर इकोनॉमी और पारंपरिक ज्ञान आधारित अनुकूलन पर चर्चा करें। यह बताएं कि कैसे ये मुद्दे या वैश्विक समस्याओं का स्थानीय स्तर पर जैसे मिशन LAFE या सामुदायिक अनुकूलन पर हल करने पर बल देते हैं। इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियां जैसे विकासशील देशों के पास धन और तकनीकी कमी को रेखांकित करें। निष्कर्ष, एक संतुलित निष्कर्ष दें कि कैसे ब्रिक्स देश मिलकर ग्लोबल साउथ का पर्यावरण आवाज बन सकते हैं। आइए पढ़ते हैं कि समान अध्ययन जीएस प्रति भारतीय अर्थव्यवस्था से है कि इसका है। मेंस के लिए क्वेश्चन, भारत को केवल एक इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबल बदलकर केवल अग्रणी विनिर्माण केंद्र बनाने में इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना ECMS को भूमिका का परीक्षण कीजिए। 150 शब्द हैं कि भूमिका भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में केवल पुर्जे या जोड़ने या असेंबली की निर्भरता को बताते हैं। मुख्य ECM के मुख्य उद्देश्यों को समझाएं, जैसे क्रिटिकल कंपोनेंट या PCB, कैमरा या मॉड्यूल, फिल्टर आदि का देश के भीतर ही उत्पादन करना, और इससे मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन बढ़ेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार सृजन होगा। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताएं। थैंक यू दोस्तों, आज इतना